हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमर ज्योति प्राइम। मैं हूं आपका अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं अमर ज्योति प्राइम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सभी लोग जल्दी से ऑडियो और वीडियो कंफर्म कर दीजिए। क्या मेरी ऑडिबिलिटी और यहाँ पे जो वीडियो प्रॉपरली क्लियर है, तो हम लोग क्लास को स्टार्ट कर पाए। अ वेरी गुड इवनिंग अभिषेक, अ वेरी गुड इवनिंग विद्युत प्रभा। और मैं इधर भी देख लेता हूँ कितने लोग लाइव हैं। अ वेरी गुड इवनिंग राधा, राहुल, केशव। जल्दी सभी लोग ऑडियो वीडियो कंफर्म कर दीजिए। आप लोग जैसे ही ज्वाइन करो ना, तो बिना पूछे ही बोल दो कि हाँ सर सब कुछ क्लियर है, गुड इवनिंग, ऑडियो और वीडियो क्लियर है। तो जिससे मैं ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा मुझे। क्लियर है, ओके फाइन। चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं आपकी मिरर वाले टॉपिक से रिलेटेड ही है। मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं ये आपको इस लेवल तक का पढ़ाना चाह रहा हूं कि आपके कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, और बहुत ही इजी लैंग्वेज। इसलिए मैं क्या करता हूं कि जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं इमेजेस और पीपीटी का यूज कर रहा हूं, जिससे आपका जो इमेजिनेशन है पावर ज्यादा बढ़े, तो आपको जो याद करना पड़ता है वो कम याद करना पड़े। तो ऐसा मेरा कुछ मानना है। तो इस सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा आज का टॉपिक यहाँ पे क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन आपको पता है, रिफ्रैक्शन आपको पता है, इंसिडेंट आपको पता है। इंसिडेंट कोई भी रे आती है तो उसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। किसी भी सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर चली जाए उसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। अगर उसको क्रॉस करके आपका दूसरे मीडियम पे ट्रेवल कर उसको हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ये सारी चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम बात यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। ओके, तो हमारा जो टॉपिक जैसे मैंने आपको बताया, क्या हो गया भाई इसको, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन तो आपको पता है ना, रिफ्लेक्शन पता है कि नहीं पता? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में कंफ्यूज मत होना। रिफ्लेक्शन मतलब जैसे कि मैंने आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो पहली क्लास में बताया था वो है ना। मतलब रे आती है और रिफ्लेक्ट होकर कहीं और चली जाती है, एक एंगल बना के नॉर्मल के साथ किसी दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है, उसको हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे समझना, जैसे कि आप लोगों को ये मछली वाला आप जो देखा होगा चार, इसमें क्या होता समझना। पार्शियल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे बताने, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पे एक मेरे पास लैंप लगा हुआ, आप देख सकते हो यहाँ पे लेफ्ट साइड कॉर्नर में रेड कलर का मैंने यहाँ पे बल्ब या टॉर्च लगा दिया। इसको जैसे मैंने ऑन किया तो लाइट आई। लाइट आके कुछ ना कुछ एंगल के साथ ऊपर जा रही है। तो सबसे पहली वाली रे है जो कहीं ना कहीं एक तरीके से नॉर्मल पे, क्या नॉर्मल है, देखो जो नॉर्मल है ना उसके एंगल पे है, तो क्या होगा, पूरी की जो रे है वो सीधी सीधी निकल जाएगी, क्योंकि वो नॉर्मल के अलोंग है। अच्छा, एक चीज ये समझना कि यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया है वो नीचे वाटर, ऊपर क्या एयर है, बाहर क्या एयर, नीचे क्या वाटर जहां पे पानी भरा हुआ है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पे जो मीडियम वो कैसा है, डेंसर टू रेयरर मीडियम। मतलब नीचे का जो मीडियम वो घना है, बाहर का जो मीडियम वो क्या है, थोड़ा सा खुला हुआ मीडियम। मतलब अंदर जो पानी के अंदर जो मतलब डेंसिटी वो ज्यादा है, बाहर की डेंसिटी थोड़ा कम, ठीक है। मतलब जो मीडियम है नीचे अंदर जो वाटर है वो डेरर आपका डेंसर मीडियम है, और ऊपर का जो मीडियम है जो एयर वाला मीडियम है वो आपका रेयर मीडियम है। तो मैं देखता हूँ कि जो मेरी रे आई है, जो टॉर्च से रे निकली है, जो नॉर्मल पे आई डायरेक्टली 90 डिग्री एंगल बना रही है, वो डायरेक्टली 90 डिग्री एंगल पे निकल जा रही है, ठीक है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया। तो दूसरी वाली रो पे फोकस करेंगे तो हम कहाँ पे जा रहे हैं, हमारी जो रे है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पे जा रही है। तो हमारा जो जो आपका रिफ्रैक्टेड रे है, जो आपकी ये रे रिफ्रैक्ट हुई है, रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, रिफ्रैक्ट हुआ, क्योंकि आपका मीडियम चेंज हो रहा है, तो रिफ्रैक्शन हुआ है। तो वहां पे जो एंगल बन रहा है वो कैसा बन रहा है आपका, वो थोड़ा सा नॉर्मल से शिफ्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप डेंसर से कहा जा रहे हैं, रेयरर की तरफ जा रहे हैं। अगर आप उल्टा करते, मतलब जब आप रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जाते हैं, तो आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल के अलोंग चिपक जाती है, नॉर्मल के पास जाती है। लेकिन जब आपकी रे कहां पे जाती है, जब आपकी रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम पे जाती है, तो जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल से दूर हो जाती है। ये बात मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। तो ये आपकी रे दूर हो चुकी है। अब ऐसा हो गया, अब दूसरी रे देखना। अब यहां इसको हम बोलते हैं पार्शियल। देखो यहां पे कुछ रे आई जो कि ऊपर रिफ्लेक्ट हो गई, और कुछ रे जो पानी की सतह से रिफ्लेक्ट होकर अंदर आ गई होगी। तो इसको बोलता हूं, यहां पे हम क्या बोलते हैं, उसको पार्शियल रिफ्लेक्शन। क्योंकि यहां पे क्या हुआ, जो आपकी टॉर्च से रे आई है वाटर पे, है ना, वो तो कुछ रिफ्लेक्ट होके चली गई सीधे की सीधी,
रिफ्रैक्शन भी हुआ और रिफ्लेक्शन भी हुआ, उसको हम बोलते हैं पार्शियल रिफ्लेक्शन, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ आपका रिफ्रैक्शन भी हो रहा है और कुछ ना कुछ आपका रिफ्लेक्शन भी हुआ है। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों हो रहा है, हम क्या बोलेंगे, पार्शियल रिफ्लेक्शन। सिमिलरली सेकंड वाला केस देखना, ये तो मैंने एंगल बताया। सेकंड वाले केस में भी यही चीज हो रही है कि आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी आपका पार्शियल रिफ्लेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या देखने को मिल रहा है, आपको ये देखने को मिल रहा है कि जितना भी आपका इंसिडेंट रे है इसमें कुछ ना कुछ आपका क्या हो रहा है, आपका रिफ्लेक्टेड रे है और कुछ ना कुछ आपका यहाँ पे क्या रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, कुछ ना कुछ रिफ्रैक्शन है और कुछ ना कुछ आपका रिफ्लेक्शन है, उसको हम बोलते हैं पार्शियल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपका, एक होता है क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। देखो तीन चीजें होती हैं, पार्शियल एंड आपका होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और एक होता है आपका क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। तो पार्शियल रिफ्लेक्शन तो आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताता हूं क्रिटिकल रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं। क्रिटिकल रिफ्लेक्शन देखना, जो थर्ड वाला है उसको देखना, फोर्थ वाला देखना, जहां पे 40 डिग्री एंगल बना है, यहां से इंसिडेंट रे आई, ये आपका नॉर्मल है। अब यहां पे क्या होगा, कुछ ना कुछ आपका रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन, और जो रिफ्रैक्शन वो वाटर की सरफेस पे हो रहा है, दिख रहा है आपको, जो रिफ्रैक्शन वो कहां पे हो रहा है, वाटर की सरफेस पे हो रहा है। मतलब जो रिफ्रैक्शन एंगल है वो 90 डिग्री बन रहा है, जो रिफ्रैक्शन एंगल कितना बन रहा है आपका 90 डिग्री बन रहा है, उसको हम बोलते हैं आपका क्या, आपका क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। मतलब कि आपका यहां पे जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा उसको हम बोलते हैं आपका क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। और एक हमारा होता है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो कि हम आज पढ़ने जा रहे हैं, उसका क्या मतलब वो देखना। ये आपकी इंसिडेंट रे आई, यहाँ पे आपने नॉर्मल बना दिया, नॉर्मल बनाने के बाद आप ये देखना कि आप में इसमें से कुछ भी रे रिफ्रैक्शन तो होता ही नहीं है, पूरी की पूरी रे रिफ्लेक्ट होके अंदर ही आ जाती है, क्योंकि एक एंगल के साथ, ऐसे एंगल के साथ आ रही है कि वो आपका रिफ्रैक्शन उसमें होता ही नहीं, इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब आपका रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा तब आपको देखने को मिलता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोला अंकित सर आपने, फिर से बताइए। जब आपका रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा उसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री होगा उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। और जब आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री से कम होगा उसको हम बोलते हैं पार्शियल रिफ्लेक्शन। क्या किसी को इन बातों पे कोई डाउट है क्या, जो भी मैंने आपको यहां पे बताया, क्या इस चीज में किसी को कोई डाउट अगर हो तो बताइए। ये मैंने आपको तीन कॉन्सेप्ट बताए हैं, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं और मेन बात है एग्जाम्पल, इसमें जो एग्जाम्पल बनते हैं ना, जब मैंने आपको एक प्रैक्टिस सेशन कराया था उसमें इसके क्वेश्चन देखने को मिले थे और मैंने एक कॉन्सेप्ट मिस कर दिया था, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट नहीं बताया था, फिर मुझे बाद में फील हुआ कि नहीं यार, क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करा रहा हूँ, कहीं के भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं तो आपको कॉन्सेप्ट भी पूरे तो बनने ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आई थिंक सबको यहाँ तक क्लियर होगा। आप लोग बीच इसमें कुछ ना कुछ ऐसे मैसेज करते रहा करो, थम्स अप कर दिया करो या कुछ, हाँ सर, ओके सर, बाय सर, बाय मत बोलना, सब कुछ ठीक है सर ऐसा बोल दिया करो। चलो, तो हम यहाँ पे देखते हैं एक्सपेरिमेंट शोज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर, देखो देखो यहाँ से रेड कलर की रे आई है, पानी की सतह पे गई है, लेकिन रिफ्रैक्शन हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो 90 डिग्री हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग, जो आप लोग बोलते हैं ना ऑप्टिकल फाइबर केबल जो बिछाते हैं, जो केबल है ना, जो टेलीफोन वाली जो केबल आती है ना, जो टीवी में जो केबल लगती है उसमें यही सिग्नल आप, मतलब यही आप रिफ्लेक्शन यूज करते हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर किसी ने इंजीनियरिंग करी होगी, आपने सभी लोग इंजीनियर ही हैं, ऑप्टिकल फाइबर का एक सब्जेक्ट होता है किनको, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों को, तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही होता है ना। जो केबल के अंदर, जो वायर के अंदर जो सिग्नल ट्रेवल करता है वो ऐसे ही करता है, लाइट के थ्रू, लाइट के फॉर्म में ऐसे ही ट्रेवल करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू। उसके अंदर छोटे छोटे मिरर लगे होते हैं जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराते हैं। ये आप देख सकते हो, रे ऑफ लाइट गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर। अच्छा, जो मैंने आपको कल बताया था, एक क्वेश्चन भी आया था, आपको याद है, आरआरबी में एक क्वेश्चन भी आया था जो मैंने आपको कराया था, मिराज वाला, तो ये उसी का कॉन्सेप्ट है ना। मिराज इन डिजर्ट, इसमें क्या होता समझना है ना, मतलब बताते ना कि आपको यहाँ पे जो ये पर्सन है जो रेगिस्तान में खड़ा है,
उसको ऐसा लगता है कि सामने पानी है। ऐसा क्यों लगता है वो मैं आपको आज यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है ना, इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पहले बन चुके हैं। क्या होता है समझना, जैसे यहाँ पे सन है, सन से यहाँ पे देखो एक बात ये समझना कि जैसे आप कहाँ पे रेगिस्तान में खड़े हो, तो रेगिस्तान में जो रेत है बहुत गर्म हो जाती है, तो जो गर्म होने की वजह से जो रेत के आसपास का जो मीडियम है, रेत के जस्ट ऊपर का जो मीडियम है वो क्या है, रेयर मीडियम है। क्या है वो, रेयर मीडियम है। और ऊपर जो जाओ तो देखिए आपका डेंसर मीडियम है। नीचे पानी बिल्कुल है ही नहीं, यहाँ पे रेत बहुत गर्म है, तो यहाँ पे जो नमी है उसकी वजह से, मतलब जो गर्मी है उसकी वजह से जो मीडियम बन जाता है वो क्या बन जाता है, रेयर मीडियम। और जैसे जैसे आप उसके ऊपर जाते जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे डेंसर मीडियम। तो आपको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे पेड़ ले लिया मैंने, ठीक है, और इस पेड़ को आप देखना कि जो पेड़ के नीचे वाला जो हिस्सा है वो कौन सा आपका रेयर मीडियम है, और पेड़ के जो ऊपर वाला हिस्सा आपका डेंसर मीडियम है। बहुत बढ़िया सर। अब होता क्या देखो, सन से लाइट आई, सन से लाइट आई, किस पे आई, पेड़ पे आएगी कि नहीं आएगी, जो पेड़ यहाँ पे लगा उस पे लाइट आई कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं जाएगी भाई, बिल्कुल जाएगी। तो सन से लाइट यहाँ पे गई, कहाँ पे, पेड़ पे, पेड़ से लाइट टकराएगी, बिल्कुल टकराएगी, और टकरा के वो रिफ्लेक्ट होगी, मतलब हम किसी ऑब्जेक्ट को क्यों देख सकते हैं, क्योंकि वहां से हमारे पास लाइट आ रही है। तो यहां से सन से लाइट गई किस पे, पेड़ पे, पेड़ से लाइट हमारी आंखों तक आ रही होगी। तो देखो जब वो लाइट कहां से, जो पेड़ पे जो लाइट गई है ना, अब वो ट्रेवल कर रही है, जब वो ट्रेवल कर रही है तो उसको सबसे पहले कौन सा मीडियम मिला, डेंसर मीडियम मिला। जब आप डेंसर से रेयर मीडियम पे जा रहे हैं तो क्या होगा, आपका एक यहाँ पे इंसिडेंट रे हो गया, जो पेड़ से रे निकली आपकी आंखों की तरफ के लिए, पहले कहां से, यार डेंसर मीडियम में है वो, तो जब डेंसर मीडियम पे एक नॉर्मल बनाया है आपने, तो जो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, रिफ्लेक्टेड रे मिलेगी, कैसी मिलेगी आपकी, ऐसी मिलेगी, वो नॉर्मल से दूर हो जाएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। वैसे फिर से यहाँ पे नॉर्मल बनाओगे तो फिर ये आपका रिफ्लेक्ट, मतलब थोड़ा सा नॉर्मल से दूर हो जाएगी, इस पे बनाओगे तो फिर यहाँ पे नॉर्मल से दूर हो जाओगी, फिर आप यहाँ पे बनाओगे तो ये आपकी आंखों तक ऐसे पहुंचेगी। और जब ये आपकी आंखों तक ऐसे पहुंचेगी तो एक्चुअली में पेड़ तो आपका उधर पे है, लेकिन आपको दिखाई कैसे देगा ये आप अगर इसको एक्सपांड करोगे अपनी आंखों के सामने तो ये आपको ऐसा देखने को मिलेगा, मतलब आपको ऐसा फील होगा कि अरे ये देखो यहाँ तो एक पेड़ की परछाई दिख रही है मुझे नीचे। आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ तो पेड़ की परछाई आ रही है, पानी है यहाँ पे, चमकता हुआ दिखाई देगा, लेकिन वैसा नहीं है, वहां पे तो रेत ही है, वहां पे तो रेत ही है, वहां पे कोई पानी नहीं है, आपको सब फील बस होता है, इसको बोलते हैं मिराज एंड डिजर्ट, इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ट्री इज सीन। ठीक है ना, ये पॉइंट सबको क्लियर है। तो मिराज जो डिजर्ट में बनता है उसके पीछे का जो रीजन है वो क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। जो यहाँ पे मैंने फोर्थ वाला जो नॉर्मल बनाया ना, देखो चार लंडी खींची है, जो नॉर्मल बनाए मैंने यहाँ पे चार नॉर्मल बनाए हैं, तो जो चौथा वाला नॉर्मल है वो क्या आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। आप देख सकते हो जो चौथा वाला है वो आपका क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, अब देखो ये एक मैंने आपके सामने एक इमेज बनाई है, इमेज मैंने बहुत टाइम्स लगा के ढूंढा इस इमेज को, बहुत टाइम लगाया मैंने इस इमेज को सर्च करने में। आप ये देखो जो वहां पे पर्सन खड़ा है उसके आसपास में कि पानी पानी है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो वहां पे पर्सन खड़ा है उसका तो वहां पे नदी टाइप का लग रहा है, हल्का पानी रखा हुआ जमीन में, वो कुछ भी पानी नहीं है, पानी नहीं है, वो रेत ही है। और जो वहां पे दिखा था बीच में टापू टाइप का, वो परछाई नहीं है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से आपको रेत दिखाई दे रही है, वहां पे पूरा प्लेन मैदान है ना, वहां पे पानी वगैरह कुछ भी नहीं है। ये बात आपको समझना है, ये जो रीजन है ना, ये चीज हम जो रेगिस्तान में देखते हैं, ये किसकी वजह से देखते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से देखते हैं। The water that you can see is actually the reflection of blue sky on the ground of the due to mirage। ठीक है, तो ये जो पानी वगैरह कुछ भी नहीं है, बताने की बात है। हाईवे में आप ऐसे देखते हो कि भाई अंदर पानी रखा हो, तो पानी वो भी नहीं है, वो भी आपका क्या है, एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे आपका पानी जैसा दिखाई देता है। तो देखो अगर आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराना है तो दो चीजों का होना बहुत जरूरी है, दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। पहला चीज तो ये कि आपका जो रे है, जो आपका रे है, जो आपकी लाइट है, वो हमेशा किस मीडियम से किस मीडियम की तरफ ट्रेवल करनी चाहिए, आप लोग बताओ मुझे, डेंसर से रेयर मीडियम की रेयर से डेंसर, क्या बोलोगे, जो आपका लाइट है वो किस मीडियम में ट्रेवल करना चाहिए। अगर आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराना है तो क्या होना चाहिए बताओ, आपकी इंसिडेंट रे या फिर जो लाइट रे है वो कहां से कहां ट्रेवल करनी चाहिए, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम या फिर रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। पहली कंडीशन बताओ क्या होगी, मैं आप लोग के कमेंट देख रहा हूं, डेंसर टू रेयर, बहुत बढ़िया।
आपका जो इंसिडेंट रे है वो आपका क्या होना चाहिए, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम आपको ट्रेवल करना चाहिए। लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। और दूसरी चीज क्या कि जो लाइट है ना वो हिट करे आपका किससे ज्यादा एंगल पे, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, मतलब आपका जो एंगल हो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री से ज्यादा हो। बताया था मैंने आपको, कंडीशन पहले बताई थी, लाइट शुड हिट एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल तो आपका 90 डिग्री होता है, ठीक है। डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट क्या होता है समझना, ये वर्ड मैंने आपको बताया था। डिस्पर्सन क्या होता है, जिसको हम न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, लाइट की दुनिया में न्यूटन्स का एक्सपेरिमेंट है ये। और डिस्पर्सन क्या होगा समझना, मतलब कि लाइट का फैलना। जैसे कि आप एक प्रिज्म लेते हो, इस पे व्हाइट लाइट आती है, तो यहाँ पे टोटल 7 कलर्स होते हैं, तो ये सातों कलर यहाँ पे बिखर जाते हैं ऐसे। और ये टोटल 7 कलर, इनको ध्यान समझना है यार, इनका एक सीक्वेंस होता है, जो यहाँ पे कलर्स आपको देखने को मिलते हैं, एक सीक्वेंस होगा, वो सीक्वेंस क्या होता है आपका, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो सबसे जो नीचे वाला, यहाँ बहुत बढ़िया, एक बहुत बढ़िया चीज बनने वाली है, जो नीचे वाला है उसको हम बोलते हैं वॉयलेट, ठीक है। वॉयलेट का जो आपका क्या बोलेंगे हम, कि आपका जो क्या बोलेंगे हम इसको, वेवलेंथ होगी, जो वेवलेंथ हुई अराउंड कितनी होगी, 3900 एंगस्ट्रॉम या फिर 4000 एंगस्ट्रॉम, 3900 या फिर 4000 एंगस्ट्रॉम आपकी इसकी क्या होगी, वेवलेंथ होगी। ये इनके मैंने कलर के नाम लिख दिए, ठीक है। तो क्या है, द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ प्रिज्म इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल कलर इज नोन एज डिस्पर्सन। मतलब जो व्हाइट लाइट है वो एक्चुअली में 7 कलर से मिलकर बना हुआ है, उन सातों कलर को अलग अलग करने की जो प्रक्रिया है, जो फिनोमिना है, उसको हम बोलते हैं आपका क्या, डिस्पर्सन, ठीक है। अब आप ये समझना कि जो रेड कलर है वो इस बॉन्ड, इस जो रेंज उसका लास्ट वाला कलर है, और उसकी जो वेवलेंथ होती है कहीं ना कहीं वो 8000 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है, ठीक है। तो यहां पे लिखा मैंने, the band of color is called spectrum. The cause of dispersion of white light is the change in speed of light with wavelength। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको लोग तो जानते ही नहीं है, वो समझना। होता क्या है कि आपकी लाइट आई, प्रिज्म में आई, और प्रिज्म एक मीडियम है, और वो मीडियम क्या करता है कि जो व्हाइट लाइट में 7 कलर है ना, उन सातों कलर को अलग अलग, जो व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं, उन सातों कलर को धीरे धीरे बोलता है। आप ये समझ जाओ, प्रिज्म इज लाइक अ ट्रैफिक पुलिस। आप ऐसा मान लो, जो प्रिज्म है उसके अंदर ट्रैफिक पुलिस है, और जो बाहर से रे आ रही है वो क्या है, आपके जो रोड में गाड़ी चल रही है वो है ना। अब उसमें जो गाड़ी चल रही है उसमें कुछ क्या होंगे कि बहुत सारे टाइप के लोग आते हैं, कुछ ऐसे लोग आते हैं जो कि बहुत मतलब पावरफुल लोग हैं, मान लो पीएम जा रहे हैं, तो ट्रैफिक पुलिस उसको रोकने वाला है, मतलब लाल बत्ती में आ रहा है वो, तो लाल बत्ती वालों को पहले पास कर दिया गया, फिर ऑरेंज वाली बत्ती को पास कर दिया गया, फिर येलो वाले को पास कर दिया गया। तो यहाँ पे क्या होता है, सारे अलग अलग हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपकी इनकी वेलोसिटी, इनकी लाइट में चेंज हुआ है ना। उनकी जो लाइट की जो स्पीड है उसमें आपको चेंज यहाँ पे देखने को मिला है, ओके। तो ये चीज आप यहाँ पे समझिएगा। तो कहने का मतलब क्या है, द कॉज ऑफ डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट इज द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट विथ वेवलेंथ। अगर आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया कि हमारी जो लाइट रे है क्या किसी मीडियम से ट्रेवल करने पे क्या अपनी स्पीड ऑफ लाइट को चेंज करती है, तो हाँ बोलना, हाँ हाँ करती है, हमने देखा। कहाँ पे करती है, प्रिज्म में करती है। इवन जो डिस्पर्सन का जो रीजन है वो आपका यही रीजन है, ठीक है। चलो ओके। अब एक बात समझना, यहां पे एक एंगल बनता है डेल्टा मिनिमम, और यहां पे इसको बोलते हैं वेलोसिटी मैक्सिमम। मतलब जब कभी भी ये एंगल डेल्टा कम होगा तो वहां पे आपकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। आप ये समझो कि जो 7 कलर आ रहे थे, जो व्हाइट लाइट आ रही थी, इसमें 7 लोग थे, उन 7 लोग में सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी थी, रेड कलर की थी, तभी तो ये पहले आया, उसके बाद ऑरेंज आया है ना। पहले कौन आया, रेड आया। क्यों आया रेड, क्योंकि रेड की वेलोसिटी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे एंगल आपका कम बन रहा है। अगर वॉलेट की बात करूं तो वॉलेट में एंगल आपका ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन मैंने साथ आपको कोई बताया था कि जब हम डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि वॉयलेट कलर का जो आपकी वेलोसिटी है वो बहुत कम होती है। वॉयलेट कलर के लिए जो वेलोसिटी बहुत कम होती है, रेड कलर के लिए वेलोसिटी आपकी ज्यादा।
चलो आगे बात करते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। मैं यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट क्या करने जा रहा हूँ समझना। मैंने एक प्रिज्म ना लेके यहाँ पे दो प्रिज्म ली है। एक प्रिज्म में मैंने यहाँ पे व्हाइट लाइट पास करी, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे टोटल 7 कलर देखने को मिलेंगे। मैं यहाँ पे 7 कलर नहीं बना रहा हूँ, बाउंड्री बना रहा हूँ रेड और वॉयलेट, क्योंकि ऊपर वाली रेड कलर होती है, नीचे वाली वॉयलेट होती है, बीच में 7 कलर और होंगे, मतलब 5 कलर और होंगे, वो मैं नहीं बना रहा हूँ। और जो भी मेरे 7 कलर होते हैं वो मैंने दूसरे प्रिज्म को यहाँ पे पास कर दिए, और मैं ये देखता हूँ कि क्या जो प्रिज्म में यहाँ पे 7 कलर आए हैं, क्या ये प्रिज्म इनको इन्वर्ट करते, अगर इनको उल्टा रख दें तो क्या इसको व्हाइट लाइट में कन्वर्ट कर पाएगा? तो हम देखते हैं कि इसको ये अगेन व्हाइट लाइट में कन्वर्ट कर देता है। इसी को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। अगर कोई पूछे ऐसा सच में होता है क्या, तो मैं बता दूं कि जो प्रिज्म आप देख रहे हो ना, अगर आप इन दोनों को जोड़ दो तो आपको एक ग्लास ही तो देखने को मिलेगा। ये ग्लास ही तो है। ग्लास कैन बी कंसिडर्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ टू इन्वर्टेड प्रिज्म। दो प्रिज्म को आप इन्वर्ट करके जोड़ दो तो क्या बन गया? एक ग्लास ही तो बन गया। तो ग्लास अगर आप रख दो घर के सामने धूप में, तो क्या वहां पे आपके साथ सामने जो ग्लास से जो रे निकलेगी, क्या वो आपने 7 कलर देखने को मिलते हैं? नहीं देखने को मिलते। क्यों? क्योंकि आपने वहां पे दो प्रिज्म को इकट्ठा करके रख दिया। मतलब एक तरीके से आपका वहां पे कॉम्बिनेशन हुआ किसका? व्हाइट लाइट का। Hence there is no dispersion in a glass slab. ओके चलो, अब एक कॉन्सेप्ट बनता है कि ये रेनबो क्यों बनता है। तो भाई ये सब बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इनको तो मुझे नहीं बताना चाहिए, तब भी बता देता हूं। द रेनबो इज एन आर्क ऑफ 7 colors visible in the sky which is produced by the dispersion of sunlight by rain drop in the atmosphere। तो इसके पीछे का जो रीजन वो आपका क्या है? आपका डिस्पर्सन ही है। मतलब जो रेन, जो पानी की बूंदे जो आसमान में है, वो प्रिज्म की तरह काम करती हैं और यहाँ पे 7 कलर इसको डिवाइड कर देती हैं। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बता पाऊंगा यार, क्योंकि चीजें आपको सारी पता है। आसमान में जो तारे होते हैं वो क्यों चमकते हैं, उसके पीछे का रीजन समझना। स्टार्स आर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, इसको भी समझना क्या होता है। अच्छा एक चीज यहाँ पे समझना, जो एक कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता रखा है, लाइट ईयर क्या होता है। तो लाइट ईयर क्या है? आपके लाइट के द्वारा एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, उसको हम बोलते हैं लाइट ईयर। लाइट ईयर एक्चुअली में क्या है आपका? ये एक डिस्टेंस है। लाइट ईयर यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस है। लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। कोई पूछे कि हमारा जो लाइट है वो एक साल में कितना ट्रेवल कर चुका, तो क्या बोलोगे? 6 ट्रिलियन माइल्स लाइट हमारा एक साल में ट्रेवल कर चुका है। ठीक है, अब हमारे जो आसमान में जो तारे हैं वो क्यों चमकते हैं, उसके पीछे का रीजन समझना। ये तो समझ में आ गया कि जो तारे हैं बहुत दूर है हमसे, हम अर्थ पे हैं, हमसे बहुत दूर पे हैं। तो होता क्या है कि आप अगेन अर्थ के पास कहाँ पे हो? डेंसर मीडियम पे, और ऊपर आपके पास क्या है? रेयर मीडियम है। तो होता क्या समझना, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मैंने नॉर्मल बना लिए। यहाँ से जो आपके तारे हैं, जो आपके स्टार से वहां से लाइट आई, यहाँ पे आपका धीरे धीरे आपका क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है और आपकी आंखों तक पहुंच रहा है। तो यहाँ पे क्या आपको एक एंगल देखने को मिल रहा है, जो एंगल बन रहा है कर्व टाइप का बन रहा है। तो होता क्या है कि तारा तो कहीं और था, लेकिन आपको दिखाई कहाँ पे देगा? यहाँ पे आपको दिखाई यहाँ पे देता, लेकिन है कहाँ पे? यहाँ पे, जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है ना। तो अब होता क्या है कि अब आपकी पोजीशन भी धीरे चेंज हो रही है, क्योंकि बीच का जो मीडियम वो भी चेंज हो रहा है, क्योंकि बीच में जो एयर है वो चेंज हो रहा है, बीच में डेंसर मीडियम वो चेंज हो रहा है। उससे आपके जो नॉर्मल वो शिफ्ट होते हैं, जो नॉर्मल जो रेड कलर के बनाए वो शिफ्ट होंगे। और जब ये शिफ्ट होंगे तो आसमान आपके ऐसे कभी यहाँ पे चमके, कहीं वहां चमके, कहीं यहाँ चमके, तो उससे आपको क्या दिखेगा? ये जो ट्विंकल हो रहे हैं वो ये ऐसे चमक रहे हैं, लेकिन है तो वहीं पे, वो चमक नहीं रहे, वो आपको दिखाई दे रहे हैं ऐसे। स्टार आर self luminous and can be seen at night in the absence of sunlight. They appears to be point source because of their being at a very large distance from us. The apparent position of the star keeps changing at a bit. This is because of the motion of atmospheric air and changing air density and temperature. जो भी हमारे और तारे के बीच में जो मीडियम वो कहीं ना कहीं बीच में चेंज हो रहा है। Because of this, refraction index of air keeps changing continuously. Because of this, the position and brightness of star keep changing continuously and the star appears to be twinkling. ठीक है। Why planets do not twinkle? क्योंकि planets आपसे अर्थ से बहुत पास में होते हैं, तो आप उनको मान लो बहुत बड़े साइज दिखाई देंगी, तो मान लो ये बहुत सारे पॉइंट सोर्स हैं, तो इनका जो एवरेज होगा ना, वो आपको ऐसा लगेगा कि वो आपके ट्विंकल नहीं हो रहे हैं।
ठीक है। एडवांस सनराइज क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। नेम ऑफ एंगल क्रिटिकल एंगल, जो आपने पूछा था ना, वो एंगल क्या था, नेम ऑफ एंगल क्रिटिकल एंगल था वो। ठीक है, क्लियर है अभिषेक? जो प्रिज्म वाला जो एंगल पूछ रहा हूं क्रिटिकल एंगल था, डेल्टा। ओके, चलिए अब हम समझते हैं यहाँ पे कि एडवांस, देखो एक चीज मैं आपको फिर से बता रहा हूं, यहाँ पे मैं ये जो कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ ना, वो पीपीटी के थ्रू क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं पीपीटी के थ्रू नहीं लूंगा ना यार तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने जितना आपको कॉन्सेप्ट अभी तक बताया है ना, स्कैटरिंग क्या है, स्कैटरिंग होता है फैलना। अभी मैं इसके बारे में बात करूंगा, थोड़ा सा रुक जाओ, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं साहा, क्योंकि स्कैटरिंग का कॉन्सेप्ट तो अभी डिस्कस करेंगे, अभी तो हमने शुरुआत भी नहीं करी स्कैटरिंग की। स्कैटरिंग का मतलब होता है कि जैसे हमारी प्रायोरिटी देना, स्कैटरिंग मतलब होता है प्रायोरिटी देना। जैसे मान लो सन है, सन में टोटल 7 आपकी जो लाइट निकलती है वो 7 कलर, मतलब व्हाइट लाइट निकलती है, और उस व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं, है ना। तो होता क्या है कि प्रायोरिटी देता है, हमारा जो रेड लाइट है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम पहले आने देते हैं, भाई तू आ जा। कोई भी सामने आए, कोई भी ट्रैफिक पुलिस वाला, उसको किसी को तो मत देखना, कोई सामने आए तो उसको आराम से चले जाने से, एम्बुलेंस है, हम उसको देते हैं प्रायोरिटी देते हैं, वैसे रेड कलर को हम प्रायोरिटी देते हैं। उसमें होता भी ऐसा फिनोमिना है कि कोई भी ऑब्स्टिकल बीच में आ जाए वो सबको क्रॉस करके आगे बढ़ जाता है। अच्छा देखो, स्कैटरिंग से रिलेटेड मैं जब कभी पढ़ाता हूँ तो एक एग्जांपल जरूर लेता हूँ। एग्जांपल क्या लेता हूँ देखना, मैं लेता हूँ यहाँ पे किसका, आपके इसका, किसका, फ्लैश लाइट का। आप यहाँ पे फ्लैश लाइट देख सकते हो क्या? आप में से कितने लोग यहाँ पे फ्लैश लाइट देख सकते हैं? ये जो मैंने चालू किया है ना, ये फ्लैश लाइट मैंने यहाँ पे चालू किया, ठीक है, ये फ्लैश लाइट यहाँ पे चालू किया। इस फ्लैश लाइट का कलर क्या है, कोई बता सकता है? सर इसमें से जो लाइट आ रही है ना वो व्हाइट लाइट, देखो इस टॉर्च से जो लाइट आ रही है वो कैसी आपके पास आ रही है, व्हाइट लाइट। मतलब उसमें टोटल 7 कलर होंगे, नहीं होंगे? बिल्कुल, इसमें 7 कलर होंगे। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि अगर इन 7 कलर में से मैं अपने फिंगर को यहां पे रखता हूं, ये हमेशा एक्सपेरिमेंट करता हूं, देखो यहां पे मैंने अपने फिंगर को रखा, जैसे मैंने फिंगर को रखा तो मैं क्या देखता हूं कि मेरी जो फिंगर वो रेड हो गई है। आप भी अपने घर में जो टॉर्च वगैरह से करके देखना, आप भी देखोगे कि आपकी जो फिंगर है वो रेड हो गई है। रेड होने के पीछे का जो रीजन है, कुछ लोग ऐसा बोलेंगे सर वो ब्लड की वजह से होता है, तो ऐसा नहीं है। होता यह है कि इसमें टोटल 7 कलर थे व्हाइट लाइट में, लेकिन उस 7 कलर में से जो हमारा फिंगर है, उन इस फिंगर ने बाकी जो 6 कलर से वो रोक दिया कि तुम मेरी फिंगर क्रॉस करके नहीं जा सकते। लेकिन रेड कलर ऐसा है, भाई तू कुछ भी हो जा मैं क्रॉस करके जाऊंगा। तो रेड कलर उन सब ऑब्स्टिकल को, जो इंदर पे मेरे पास नस वगैरह होंगे, जो ब्लड वगैरह होगा, उन सबको क्रॉस करके बाहर आ गया। लेकिन बाकी कलर उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं और वो क्रॉस करके नहीं आ रहे। इसी को हम बोलते हैं स्कैटरिंग, लाइट का फैलना। लाइट का फैलने को हम क्या बोलते हैं, स्कैटर मतलब फैलना, फैल जाना। 7 कलर थे, उनमें सिर्फ एक कलर आगे बढ़ पाया, बाकी 6 कलर रुक गए, इसी को हम बोलते हैं स्कैटरिंग। ऑब्स्टिकल को देख के रुक गए, इसी को हम बोलते हैं स्कैटरिंग। ठीक है बेटा, क्लियर है साहा? इसके बारे में भी बात करेंगे, स्कैटरिंग के बारे में। चलिए हम बात करते हैं एडवांस सनराइज क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, किसी को पता ही नहीं चीज, है ना, इसके बारे में बहुत को पता ही नहीं है। मैं बताता हूं आपको क्या होता है। देखो होता क्या है, द सन appears टू राइज 2 मिनट्स अर्लियर। मतलब जैसे मान लो हमारा सन, सनराइज जो होता है, जो सन उगता है सुबह, हमको ऐसा लगता है कि वो 6 बजे उग गया, लेकिन वो 6 बजे नहीं उगा, वो 2 घंटे पहले, वो 6:02 पे उगता है। मतलब सनराइज होता है वो 6:02 पे हुआ, हमको दिखता है 6 बजे, मतलब 2 मिनट पहले हमको वो अपीयर दिखता है, मतलब हमको 2 मिनट पहले ऐसे लगता है कि सनराइज हो गया। उसके पीछे का जो रीजन है वो क्या, समझना। ये मान लो आपका अर्थ है ना, ये आपके अर्थ के आजू बाजू आपके पास क्या है, अलग अलग मीडियम होंगे, वो आपको पता ही है, ठीक है। और यहाँ पे आप अर्थ पे, यहाँ पे खड़े हो, आपकी ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ठीक है। और ये आपका राइजिंग सन है, ठीक है, आपका राइजिंग सन मतलब इस डिस्टेंस पे है। तो होता क्या, समझना, सन अभी राइज हुआ क्या, नहीं, जब ये होरिजन को क्रॉस कर जाएगा तब वो क्या होगा, सनराइज होगा। अभी आप होरिजन वाले एक्सिस पे हैं, अभी आपका जो सन है वो कहां पे है, होरिजन के नीचे है, मतलब अभी सनराइज नहीं हुआ है। राइजिंग सन कब कहना होगा, जब वो आपके होरिजन को क्रॉस कर जाए। तो होता क्या, देखना, आपकी सन से लाइट आई, है ना, और यहां पे क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इसकी वजह से आपको सन यहां पे दिखाई देता है। आपको ऐसा लगता है कि सन तो आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है, सन तो अभी राइज हुआ ही नहीं है। अभी जब ये राइजिंग सन जब ऊपर जाएगा तब वो आपको एक्चुअली में क्या होगा, सनराइज होगा।
तो आपको ऐसा माना जाता है कि 2 मिनट बाद आपका अगर लगता है कि सनराइज हो गया है तो 2 मिनट बाद होगा। डिलेड सनसेट मतलब आपको ऐसा लगता है कि सनसेट हो गया है ना, लेकिन वो हुआ नहीं होता। इसका समझते क्या होता है देखना, सन अपियर्स टू सेट 2 मिनट्स लेट, है ना, मतलब आपको लगता है कि हो गया लेकिन अभी हुआ नहीं है। समझना इसका, उसके पीछे का रीजन क्या है। ये आपका अगेन अर्थ है, ये आप यहाँ पे होरिजन पे खड़े हैं और ये आपका सन यहाँ पे, ठीक है। अब ये आपका सनसेट हो चुका है, सनसेट आपका अभी यहाँ पे हो चुका है और आपको ऐसा लग रहा है कि अभी तो आपको सन यहाँ, आपका सन यहाँ पे सनसेट हो चुका है, नहीं हो चुका, बताओ सभी लोग। आपका होरिजन के नीचे आ चुका है, लेकिन आपको ऐसा फील हो रहा है कि भाई लाइट कहाँ कहाँ से आ रही है, आपको यहाँ पे आ रही है। तो आप ऐसा, अच्छा सनसेट होने वाला है, सनसेट, अरे भाई सनसेट हो नहीं रहा, हो चुका, वो आपका लाइट ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, जस्ट बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर है? ओके ओके। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लो भाई, जो आप पूछ रहे थे भाई, है ना साहा, आप पूछ रहे थे स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है सर, तो वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब आपको याद है जब मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, तो अब आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अब आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो जो रह जाए, ठीक है। और लाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइट जो है ना, वो कोई भी आप एग्जाम वगैरह देते हो ना, तो हो सकता है कि आपका आरआरबी जे में 3 से 4 क्वेश्चन इसी में पूछ ले, लाइट से ही। लाइट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, है ना, मैग्नेटिज्म हो गया, और आपका न्यूटन्स लॉ हो गया, ये फिजिक्स के मतलब जनरल साइंस के हॉट टॉपिक्स है, ठीक है। वैसे ही आपके केमिस्ट्री कुछ हॉट टॉपिक्स हैं, वैसे आपके बायोलॉजी के कुछ हॉट टॉपिक्स हैं। तो इनको आपने कर लिया तो मतलब आपका जनरल साइंस कवर है। फिर डिटेल में तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। चलो स्कैटरिंग ऑफ लाइट को समझते हैं। देखो होता क्या है, जैसे मान लो ये मेरी इंसिडेंट रे है और जो मेरे पास सरफेस है ना, वो कैसी सरफेस है मेरे पास, ये एक नॉर्मल सरफेस है, मतलब प्लेन सरफेस है। तो यहाँ पे जब इंसिडेंस एंगल मेरे सब में बराबर, तो रिफ्लेक्शन एंगल भी बराबर होगा। जब इंसिडेंस एंगल बराबर है तो रिफ्लेक्शन एंगल भी बराबर होगा, जिसको बोलता हूँ रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको बोलता हूँ मैं आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो सरफेस है वो प्लेन सरफेस है। लेकिन जब मेरे पास इरेगुलर सरफेस होगा तो क्या होगा, जैसे ये सरफेस मैंने ले ली यहाँ पे, क्या इरेगुलर, तो यहाँ पे जो मेरी इंसिडेंट रे है वो तो सब बराबर पैरेलल आई। लेकिन पहले वाले में जो रेगुलर रिफ्लेक्शन था, इन सभी का जो नॉर्मल था वो पैरेलल, देखो ना, जो व्हाइट लाइट जो नॉर्मल है वो सबका पैरेलल था, लेकिन इसका नॉर्मल चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये सरफेस आपकी इरेगुलर है, इनके सरफेस आपके कुछ ऐसे बनेंगे, तो ये सरफेस आपके पहले है क्या? नहीं है, तो इनका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा सबका अलग अलग होगा। इनका इंसिडेंस एंगल सबका अलग अलग है, तो इनका रिफ्लेक्शन एंगल भी अलग अलग होगा। इसको बोलता आपका मैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब समझना होता है कैसे, मान लो ये अर्थ है आपका, सनलाइट यहाँ पे आई और अर्थ में यहाँ पे क्या होगा, आपका इरेगुलर सरफेस होगा, तो यहाँ से लाइट आपकी रिफ्लेक्ट होगी और वो कैसी होगी, आपकी इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगी। स्कैटरिंग इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड देन री एमिशन ऑफ लाइट एनर्जी, मतलब एब्जॉर्प्शन करता पहले और उस लाइट एनर्जी को री एमिट करता है, उसी को हम बोलते हैं स्कैटरिंग। आपके ऐसे कौन कौन से फिनोमिना हैं जो लाइट को अफेक्ट करते हैं, तो उनमें से क्या वेवलेंथ हो गया, है ना, जो स्कैटरिंग को अफेक्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था ना कि स्कैटरिंग को आपको देखने को मिलता है, जिसका ज्यादा वेवलेंथ होगा वो कम स्कैटर होता है ना, वो जल्दी अपना पाथ चेंज करना, स्कैटरिंग मतलब अपना पाथ चेंज करना, अपना रास्ता बदल देना। तो हम ये देखते हैं कि जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा वो उतना कम स्कैटर होगा, या फिर ऐसा बोला जाता है कि जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा की पावर 4, मतलब वेवलेंथ की पावर 4। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ की पावर 4। ये बात ध्यान रखना, जिसकी जितना ज्यादा वेवलेंथ वो इतना कम स्कैटर, ठीक है। तो वॉयलेट का जो वेवलेंथ है सबसे कम है, तो इसकी वजह से इसका जो स्कैटरिंग होगा बहुत ज्यादा होता है। रेड का आपका वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, 8000 है, तो इसका स्कैटरिंग कम होता है। और इसी वजह से जो ट्रैफिक सिग्नल बनाए जाते हैं वो रेड कलर के बनाए जाते हैं, क्योंकि जैसे अगर हमने रेड सिग्नल चालू किया, तो रेड सिग्नल से जो भी लाइट आई वो आपकी आंखों तक पहुंच जाएगी, भले इसमें कितनी भी धूल धक्कड़ हो, बीच रास्ते में कुछ भी धूल धक्कड़ हो, वो पूरी की पूरी रे आपकी आंखों तक पहुंची। क्यों पहुंचेगी? क्योंकि रेड कलर में ये कैपेसिटी है कि वो स्कैटर नहीं होगा, वो फैलेगा नहीं, बीच में डस्ट पार्टिकल आएंगे तो वो निकल जाएंगे, तो निकल जाएंगे, ठीक है। Violet light is scattered
नियरली 16 टाइम्स मोर देन रेड लाइट। मतलब जो वॉयलेट कलर की अगर हम लाइट बनाते हैं, जो वॉयलेट लाइट है रेड कलर की लाइट में 16 टाइम्स स्कैटर हो जाएगा। ठीक है। साइज ऑफ पार्टिकल भी डिपेंड करता है कि जो पार्टिकल है, जैसे मान लो मैं बोलूं कि मेरा जो फिंगर है ना, तो मैंने जो लाइट क्रॉस करी थी, तो वो लाइट में से जो 7 कलर्स में से रेड कलर ने मेरी फिंगर को क्रॉस कर लिया था, लेकिन मैं अपने घर की दीवार खड़ी कर दूं और टॉर्च चालू करूं, तो क्या दीवार के उस तरफ लाइट आ जाएगी? क्या नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपका जो स्कैटरिंग है कहीं ना कहीं साइज ऑफ पार्टिकल भी डिपेंड करता है क्या साइज है। अगर मान लो छोटा साइज है तो यहाँ पे रेड कलर के साथ 2-3 साइज और 2-3 कलर और निकल जाएंगे, क्योंकि पार्टिकल छोटा था। लेकिन अगर मैं पार्टिकल बड़ा कर दूं तो क्या देखता हूं कि यहाँ पे सिर्फ रेड कलर बस पास हो पाता है, रेड या फिर ऑरेंज के आसपास, मतलब जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है, रेड ऑरेंज की वेवलेंथ ज्यादा होती है, तो ये क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन बहुत ही बड़ा पत्थर है दूं तो भाई यहाँ तो कुछ भी क्रॉस नहीं कर पाएगा, यहाँ तो कुछ भी नहीं क्रॉस कर पाएगा। क्यों? क्योंकि बड़ा पत्थर है भाई, ऐसा नहीं कि रेड कलर में इतनी कैपेसिटी को सबको क्रॉस करके निकल जाएगा, उसकी भी एक बाउंडेशन है। डिफरेंट कलर ऑफ स्काई, स्काई जो आसमान है उसके डिफरेंट डिफरेंट कलर आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि पहला तो आपको देखने को मिलता है कि आ, आसमान आपको जो होता है ना, आसमान आपको नीला दिखाई देता है, उसके पीछे का जो रीजन है वो भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। क्यों? जैसे मान लो सन है, सन से जो लाइट निकलती है वो कौन कौन से कलर्स होते हैं आपके? व्हाइट लाइट है, व्हाइट कलर में टोटल 7 कलर होते हैं जिसको हम बोलते हैं विबग्योर। ठीक है। उसमें से भी प्राइम कलर आपके 3 होते हैं, कौन कौन से? RGB, रेड ग्रीन ब्लू। रेड कलर की जो क्या बोलेंगे, जो हमारा रेड कलर है वो बहुत कम स्कैटर होता है, तो सन से लाइट निकलती है, रेड कलर सबको क्रॉस करते अर्थ तक पहुंच जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ग्रीन कलर की वेवलेंथ थोड़ा एक मतलब है 55 एंगस्ट्रॉम के आसपास है, तो वो भी कहीं ना कहीं पहुंच जाता है कहां तक? आपके अर्थ तक। लेकिन जो ब्लू कलर है ना उसकी वेवलेंथ कम है, जो नीला कलर है, जो ब्लू कलर है उसकी वेवलेंथ कम है, और वो आपका स्कैटर होता है ना। अब वो स्कैटरिंग कैसे होगी? मतलब सन से आपकी कौन सी लाइट निकली? ब्लू लाइट निकली, ब्लू लाइट निकली, सामने कोई ऑब्स्टेकल दिख गया तो उसे टकरा के इधर मुड़ जाएगा, फिर कहीं पे गया उस पर टकरा के इधर मुड़ जाएगा, तो पूरे आसमान में घूमता रहता है वो। अर्थ तक तो धीरे धीरे पहुंचता है लेकिन पूरे आसमान में फैल चुका। कौन सा कलर आपका? ब्लू कलर। इस वजह से आपका जो आसमान है, जो स्काई है, वो ब्लू कलर को देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। ओके, तो ये आपका आसमान नीला दिख रहा है, आप देख सकते हो। एक होता है कि जो सनराइज और सनसेट पे जो आपका सन है वो रेड कलर का दिखाई देता है, उसके पीछे का जमीन समझना कि जब आपका सनसेट या सनराइज होता है, आपका सन का पोजीशन अर्थ के रिस्पेक्ट में ऐसा कुछ होगा, या फिर अर्थ का पोजीशन सन के रिस्पेक्ट में ऐसा कुछ होगा। तो इससे कहने का मतलब ये कि आपकी अर्थ की जो डिस्टेंस है सन से वो क्या हो जाएगी? लॉन्गेस्ट होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमारा सन जो अर्थ है ना, हमारा जो अर्थ है वो एक इलेक्ट्रिकल शेप का है, वो हमारा एक ऑब्लेट स्फेरॉइड है, वो स्फेरिकली नहीं है, स्फेरिकल शेप का नहीं है, एक ऑब्लेट स्फेरॉइड है या फिर एक इलेक्ट्रिकल शेप है। तो उससे क्या होगा कि जब हमारा सनसेट होगा, सनराइज होता है, उस टाइम पे हमारी जो डिस्टेंस होती है वो मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम होने से वजह क्या होता है कि जो सन से हमारे 3 प्राइम कलर निकले, कौन कौन से? रेड, ग्रीन और ब्लू। ग्रीन और ब्लू आसमान में अब तक हैं और वो अर्थ तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन रेड हमारा अर्थ तक पहुंच जाता है। तो इस वजह से हमको सन इस तरह दिखता है कि रेड कलर, क्योंकि सिर्फ रेड लाइट हमारे तक पहुंच पाती है। ग्रीन और ब्लू अभी भी रास्ते में पहुंच नहीं पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि डिस्टेंस आपकी यहाँ पे ज्यादा हो गई। तो यहाँ पे जो स्कैटरिंग होगा ग्रीन का और ब्लू का वो ज्यादा होगा, तभी तो अर्थ तक नहीं पहुंच पाए। हाँ, तो आपको रेड कलर बस आपकी आंखों तक देखने को मिलता है। तो ये हुआ भाई आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, है ना। आई होप आप सबको ये सारी चीजें क्लियर होंगी, आपको मजा आया होगा पढ़ने में, और नहीं आया तो भाई इससे अच्छा तो मैं शायद ही करता हूँ। है ना। पूरी रात रात भर के पीपीटी बनाना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन तब भी आप लोग के लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बस इतना ही। टेक केयर एवरीबॉडी, गुड डे, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। इस वीडियो को मैं अगेन यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, कल तक अपलोड हो जाएगा। आप लोग का काम क्या है? इस वीडियो को कृपया करके अपने स्टेटस पे लगा लीजिएगा। जो लोग यूट्यूब पे देखें वो लोग भी स्टेटस में लगा लीजिए, क्योंकि मैं यूट्यूब पे अलग से फोकस नहीं कर रहा हूँ मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए। क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे भाई, क्यों परेशान हो रहे हो? क्वेश्चन तो करना है, लेकिन क्वेश्चन पहले एक बार थ्योरी तो पढ़ ले, है ना। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो हम इतना पढ़ा हमने। अगर हमको क्वेश्चन बस सॉल्व करना तो डायरेक्टली में बुक खोल के बैठ जाता,
देखो एक चीज तो ये समझना कि हमको अच्छे से पढ़ना है, टाइम हमारे पास है, अभी आरआरबी जेई के लिए टाइम है, नोटिफिकेशन भी नहीं आया, तो जो पढ़े तो अच्छे से पढ़े। आप लोग ये समझ के चलो कि जैसे आपका आरआरबी जेई का जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन आपका आरआरबी जेई का सिलेबस खत्म है अगर, तो क्या कॉन्फिडेंस आपके अंदर हो खुद सोचो यार। जिस दिन भी आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन आएगा उस दिन आपका टेक्निकल और नॉन टेक का दोनों का सिलेबस कंप्लीट अगर आपके पास है, कंप्लीट है, पूरा बनता है, जनरल से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, जनरल से कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, वो कॉन्फिडेंस सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से नहीं आएगा, वो कॉन्फिडेंस आएगा आपका जब आप थ्योरी और क्वेश्चन दोनों पे बराबर वर्क करो। क्वेश्चन पे काम करेंगे है ना, और हम क्या इस पे काम करेंगे, पहले थ्योरी पे काम करेंगे, और जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा हमको इतना इतना फास्ट चलना, इतना जल्दी वर्क करना है कि हम सबसे रेस में आगे रहें, और हम ये कोशिश करेंगे अपने अपने से आगे किसी को जाने ही नहीं देंगे, है ना। हम इतनी मेहनत करेंगे ना कि हम किसी अपने से आगे किसी को जाने ही नहीं देंगे, तो ऑब्वियसली हमारा सिलेक्शन तो होगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और दूसरी चीज मैंने आपको जो बोला कि मैं यूट्यूब पे अलग से फोकस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरा टाइम आपको ही देना है, जो मेरे पेड स्टूडेंट है मैं उनको ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। यूट्यूब पे जो इनकी रिकॉर्डिंग है वो मैं अपलोड कर सकता हूँ, अभी के लिए मैं इतना ही कर सकता हूँ, है ना। जब मेरे पास कुछ ज्यादा टाइम होगा तो यूट्यूब वाली जो ऑडियंस होगा उनके लिए मैं कुछ अलग से कर पाऊंगा, लेकिन अभी के लिए सॉरी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल का वाईसीटी बुक सॉल्व करवा दो, करवा देंगे यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, है ना। आरआरबी जेई का बताया कि जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा, उस मेरा एक खुद टारगेट है, जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उसके पहले आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, और ये आपको फील होना चाहिए कि सर मेरा सिलेक्शन तो होगा, है ना। ये एक पॉइंट पे कहीं पे भी नहीं आती कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, आपको ये फील है कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। जब आपको ये लगेगा ना कि मेरा सिलेक्शन होगा तभी आपका सिलेक्शन होगा, ये बात समझो। आपको उस लेवल तक प्रिपरेशन करनी है, और बाकी मेरे एफर्ट्स में कहीं पे कमी नहीं होगी, ये तो मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, मैं जितना पढ़ाता जा रहा हूँ आप उसको प्रॉपरली नोट्स के फॉर्म में नोट करते जाइए, है ना। अब ये आपका चैप्टर पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, तो आप में से कितने लोग मुझे आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाएंगे वो भेजेंगे। विद्युत प्रावा, अभिषेक, साहा, आयुष, राहुल, केशव, आप सभी लोग जितने भी लोग यहाँ पे लेक्चर को देख रहे हैं, इवन जो यूट्यूब पे भी देखेंगे वो सब लोग भी इसका रिकॉर्डिंग, मतलब रिकॉर्डिंग बोलो, इसका जो शॉर्ट नोट्स आप लोग बनाओगे ना वो मुझे भेजना। कोशिश करना कि ये जो शॉर्ट नोट्स का बने वो एक पेज से ज्यादा का ना बने। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड डे।